जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में अच्छे से बता दिया था और इसमें मैं बताने वाला हूं धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन के बारे में। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन एक बात याद कि जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ना वो बहुत छोटा है, ठीक? तो इसमें जितनी चीजें लिखनी होती हैं उसको मुझे छोटा लिखना पड़ता है, ताकि मैं इसमें लिखी हुई चीजों मतलब इसमें जो भी चीजें लिखनी पड़े मुझे, सबको मैं अच्छी तरीके से समायोजित कर सकूं। तो इसके लिए आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। बस मैं एक बात कहूंगा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं वादा करता हूँ इसमें जितनी भी चीज लिखी है वो चीज आपको समझ में भी आएंगी और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आइए शुरुआत करते हैं। धार्मिक जीवन, इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे उसमें पहला पॉइंट है मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, मंदिर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ जिसके आधार पर विद्वान ये कह सके कि हाँ ये मंदिर था, लोग इसमें पूजा करने जाते थे। बट ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला और साथ ही ऐसा कोई मकान और भवन भी नहीं मिला जिससे मंदिर की संज्ञा दी जा सके, ठीक? दूसरी चीज है मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की मृत मूर्तियां मिली हैं जिन्हें विद्वानों ने मातृ देवी की संज्ञा दी और ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन्हीं मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक? तीसरा उर्वरता की देवी। सिंधु घाटी सभ्यता में उर्वरता की देवी धरती को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक मतलब मुद्रा मिला है, उसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जिससे विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक? चौथा है पशुपति की पूजा। सिंध मैके महोदय एक पुरातात्विद है मैके नाम के। तो उनको जब वो खुदाई करवा रहे थे या खुदाई कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुआ। उसमें एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था और वो व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा था। उसके बाईं ओर गेंडा और भैंसे, गैंडे और भैंसे का चित्र था। पहले भैंस, हाँ पहले गेंडा था फिर भैंसा था। गेंडे और भैंसे का चित्र था और उसके दाहिने तरफ हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ था और उसके सामने एक हिरण का चित्र बना हुआ था और उसके सिर पर 3 सींग बनाई गई थी, ठीक? जिसे एक पशुपति की संज्ञा दी गई। ये एक प्रकार के देवता हुआ करते थे। पांचवी चीज है लिंग यौन की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार का बहुतायत संख्या मतलब बहुत से संख्या में लिंग और यौन की अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर विद्वानों ने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग और यौन की पूजा भी करते थे। वृक्ष पीपल की पूजा। एक सिंधु मतलब मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसमें 2 पशु बनाए गए हैं और उन पशुओं के सींग मतलब सींग के रूप में पीपल की 9 टहनियां बनाई गई हैं, ठीक? इसीलिए विद्वानों ने ये कहा कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल की पूजा करते थे, अर्थात वृक्ष, ठीक? कुबड़ वाला बैल पूजनीय। 2 प्रकार की बैल पाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। उसमें जो कुबड़ वाला बैल था उसकी पूजा की जाती थी। नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं। तंत्र मंत्र में विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारी संख्या में ताबीज मिले हैं और ताबीज का काम मतलब ताबीज लोग क्यों बनवाते हैं? तंत्र मंत्र में जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग ताबीज बनवाते हैं, ठीक? अग्नि पूजा, मतलब ईंटों की वेदी मिली है जिसके आधार पर विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा करते थे। मैं इसमें एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे होंगे शायद शायद। हाँ ये शायद है क्योंकि जो इसमें इसके धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है, जितनी भी चीजें, उन चीजों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पे जितनी भी चीजों की खुदाई हुई है उनसे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी के आधार पर विद्वानों और पुरातात्विदों ने अनुमान लगाकर इन सब चीजों के बारे में बताया है, ठीक? यज्ञ। कालीबंगा से एक अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। किसका? अग्निकुंड का। जिसके आधार पर विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते थे। सूर्य पूजा।
बहुत संख्या में स्वास्तिक मिला है जिसका संबंध सूर्य से बताया गया है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की भी पूजा करते थे। 3 प्रकार से अंतिम संस्कार, जब किसी व्यक्ति की या किसी मतलब महिला की, जो भी है व्यक्ति दोनों में आ जाएगा, जिस किसी की भी मृत्यु हो जाती थी उसका अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह कर्म। ठीक, अब ये सब क्या होती है मैं बता रहा हूँ। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की मृत्यु हो जाती थी, तब उसके पूरे शरीर को जमीन में दफना दिया जाता था, इसको बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में उनके शरीर को, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको मैदान में छोड़ दिया जाता है, उसमें चील कौवे आकर के उनके मांस को खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो चीजें उसमें बचती हैं, जो हड्डियां बचती हैं, जो मांस बचते हैं, उनको ला करके जमीन में दफना दिया जाता है, उसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। तीसरा है दाह कर्म। दाह कर्म, इसमें क्या होता था कि व्यक्तियों के शरीर को जला दिया जाता था, जले हुए शरीर का जो राख और भस्म बचता था उसको जमीन में दफना दिया जाता था, उसी को बोलते हैं दाह कर्म। ठीक, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ लिया, जान लिया। अब देखते हैं हम आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि। कृषि जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन यानी आर्थिक क्षेत्र का मूल आधार था। ठीक, अर्थव्यवस्था का क्या था, मूल आधार था। और इसके साथ ही मतलब जो मोहनजोदड़ो था, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन वाला नगर था, क्योंकि वहां की जो भूमि थी ना वो बहुत ही उर्वर थी, और उर्वर भूमि पे अनाज ज्यादा पैदा होती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का बाग कहा जाता था किसको, मोहनजोदड़ो को। ठीक, सर्वप्रथम कपास की खेती, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ किया। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ किया। यहाँ से कपास जो है वो इसके समकालीन सभ्यताओं में जाता था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मतलब सब में जाता था। और यूनान के लोग यूनान के लोग यहाँ के द्वारा जो कपास जाता था उसको सिंडन कहते थे। सिंडन इसलिए कहते थे क्योंकि सिंडन मतलब सिंडन जो है वो सिंधु का यूनान में पर्यायवाची शब्द है। यूनान में क्या है, पर्यायवाची शब्द है सिंधु का, इसीलिए उसको सिंडन कहते थे। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो गेहूं तथा जौ था। ठीक, नवंबर में बुआई तथा अप्रैल में कटाई। जो फसलों की बुआई की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो उसको नवंबर में बो दिया जाता था, और जब वो फसल पक के तैयार होती थी तो उसको अप्रैल में काट दिया जाता था, यानी अप्रैल में पककर तैयार हो जाती थी। ठीक, हल द्वारा खेतों की जुताई, ये लोग खेत की जुताई हलों के द्वारा करते थे, क्योंकि हल द्वारा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक, एक साथ दो फसल उगाना, ये लोग एक साथ दो फसलें उगाने की तकनीक को भी जानते थे। जैसे आजकल एक खेत में एक ही समय के लिए दो फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, वैसे ये लोग भी एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। कृषि खत्म हो गया, हम लोग देखते हैं कृषि में एक चीज और है, सिंचाई। सिंचाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो ये लोग सिंचाई करते थे वो नदियों के माध्यम से करते थे, क्योंकि जो सभ्यता नगर बसे थे ना वो नदियों के किनारे ज्यादा बसे थे। ठीक, तो इसीलिए इनको सिंचाई की ज्यादा मतलब दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती थी, आसानी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध था नदियों के माध्यम से। कभी कभी नदियों में बांध बना लेते थे, कभी नहर निकाल लेते थे, उसके माध्यम से लोग सिंचाई करते थे। अब हम देखते हैं पशुपालन। जिस प्रकार कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, उसी प्रकार पशुपालन भी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का एक आधार था। ठीक, मुद्राओं पर अंकित बैल, वहां पे एक मुद्रा मिली सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पर बैल का चित्र बना हुआ था, उसमें दो बैल थे, यही एक कुबड़ वाला बैल और एक बिना कुबड़ वाला बैल। ठीक, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट। कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट, ये क्या थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पालतू पशु थे।
इसके अलावा भी कई पशु थे, लेकिन ये मुख्य रूप से इनके पालतू पशु थे, यानी जो प्रमुख पशु थे वही ये थे। ठीक। घोड़े की मृद मूर्तियां, इसके पहले ये घोड़े की जो मृद मूर्तियां मिली है ना, ये भी हाल ही में मिली है लोथल से। लेकिन इसके पहले जब ये मृद मूर्तियां नहीं मिली थी तो ये कहा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित हैं। देखो यार, ये जो इतिहास है ना, इसमें भी संशोधन संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि खुदाई चल रही है, खोज चल रही है, जो चीज मिलती है उसी के आधार पे फिर से जानकारी दिया जाता है। शिल्प तथा उद्योग धंधे, जिस प्रकार कृषि पशुपालन ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का आधार थे, उसी प्रकार शिल्प तथा उद्योग धंधे भी सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार था। इसमें कपड़ा बुनना एक प्रकार का शिल्प था, एक प्रकार का उद्योग भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें भी बहुत संख्या में सुई भी मिले। उससे यह अनुमान लगाया गया कि लोग कपड़े बुनने का कार्य करते थे। कुंभकार द्वारा मिट्टी का कार्य, हाँ, मिट्टी का बर्तन बनाया जाना, जो कुंभकार है उसके चाक का साक्ष्य मिला है। चाक जिसपे वो मिट्टी रख करके बर्तन बनाता है, उसका साक्ष्य मिला है। उसके आधार पर विद्वानों ने ये कहा कि कुंभकार द्वारा मिट्टी बनाया जाता था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तीसरा, विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण, यानी विभिन्न प्रकार के आभूषण के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, चांदी से बनाए जाते थे, तांबे से बनाए जाते थे। सोने से केवल आभूषण बनाए जाते थे, ये बात याद रखना। सोने से केवल आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन चांदी से आभूषण भी, बर्तन भी और भी कुछ चीजें बनाई जाती थी, लेकिन सोने से केवल केवल आभूषण बनाया जाता था। धातु उद्योग भी काफी प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के धातु से परिचित थे। वो धातुओं से किसी वस्तु का निर्माण करते थे, जैसे कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, जो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, वो भी क्या किससे बनी थी? कांस से बनी थी। इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु से घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं, अस्त्र शस्त्र, खेत में काम की जाने वाले यंत्र तंत्र का निर्माण किससे करते थे? इसी से करते थे, धातु से। बढ़ईगिरी के व्यवसाय के बारे में पता लगा, क्योंकि एक तख्ता मिला है साक्ष्य के रूप में, जिससे पता लगता है कि बढ़ई ने इसे बनाया होगा। और एक लकड़ी की नाली मिली है जो काली बंगा से मिला है। ठीक, इसके आधार पे विद्वानों ने ये कहा कि बढ़ई भी हुआ करते थे और उनके द्वारा इन चीजों का निर्माण किया जाता था। ईट उद्योग भी काफी प्रचलित था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश घर कच्ची ईटों से बने होते थे। और ईट कहाँ से आएगा? भट्ठे से आएगा, यानी वो भी एक प्रकार का उद्योग है। और ये भी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की कि वहां पे पक्की ईटों का प्रयोग किया गया था नालियों को बनाने में। एक मुख्य सड़क होती थी, उसके दोनों तरफ नालियां होती थी, उनको पक्की ईटों से बनाया जाता था। ठीक। सीप उद्योग भी काफी प्रचलित था। ये बालाकोट, मतलब एक नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में। वो बालाकोट भारत के दक्षिण में पड़ता है, मतलब भारत में दक्षिण में पड़ता है, भारत में दक्षिण में पड़ता है बालाकोट। वो क्या ना, समुद्र के किनारे जो स्थापित है वो नगर, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, समुद्र के किनारे स्थापित था। वहां पे सीप बहुत संख्या में मिलता था, इसलिए वहां पे सीप का उद्योग स्थापित हुआ। मनकी बनाने का कारखाना, ये मनकी बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से मिला है, क्योंकि चनहुदड़ो में मनकी बनाए जाते थे। मनकी का मतलब होता है कि मटकी की तरह आकृति होती है उसकी। उसमें ये मटका जो होता है मिट्टी से बनाया जाता है, लेकिन जो मनका होता है वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, सीप शंख आभूषण लगा करके उसका निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार हमने समझा सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। और ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आप जय हिंद।